आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, उसी पैटर्न पर आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इस बार आपके पास सुनहरा मौका है, आप जी तोड़ मेहनत करिए और निश्चित रूप से प्रयास करिए कि आपका सिलेक्शन इस बार आरआरबी एनटीपीसी में हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो हमने सीरीज चला रखा है, आज उसका 22वां वीडियो है, यानी कि 22वां सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 21 सेशन कंप्लीट करा दिए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन को देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और यहाँ पर देखिए एनटीपीसी भी लिखा गया है। और लास्ट ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, CEN 01/2019। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनटीपीसी लिखा गया है और एग्ज़ाम लिया गया था ये 17/2/2021 को, यानी कि यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन में यहाँ पर देखिए एनटीपीसी लिखा गया है। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए और प्रश्न को जब भी आप पढ़िए ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो कोशिश करिए कम से कम 2 बार आप प्रश्न को जरूर पढ़ें। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। यहाँ पर सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए 200 रुपये का जो नया नोट है उस पर किसका चित्र मुद्रित है, तो याद रखिएगा 200 रुपये के नए नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है, यानी कि मुद्रित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, सांची का स्तूप। ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये का जो नया नोट है फ्रेंड्स उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। 10 रुपये का जो नया नोट है उस पर कोणार्क का, ठीक है ना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका चित्र अंकित है। ठीक है। अच्छा 20 रुपये का जो नया नोट है उस पर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर छपी हुई है। यहाँ पर देखिए एलोरा की गुफाएं 20 रुपये के नए नोट पर अंकित है। अच्छा 50 रुपये का जो नया नोट है, 50 रुपये का नया नोट उस पर हम्पी का चित्र है। किसका चित्र है? हम्पी का चित्र है। ठीक है। अच्छा 100 रुपये का जो नया नोट है, याद रखिएगा 100 रुपये का जो नया नोट उस पर रानी की बाव की तस्वीर है। रानी की बाव की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रानी की बाव की तस्वीर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। 200 रुपये का नया नोट सांची का स्तूप है। क्लियर, याद रखिएगा। और 500 रुपये का जो नया नोट है फ्रेंड्स उस पर जो है लाल किला का चित्र अंकित है। क्लियर, तो इतना आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न अगर बनेगा तो मैंने जितना बता दिया है यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है, और सेशन को पूरा लगाइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। चलिए उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, बांध और जिस नदी पर यह बनाया गया है जो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है। ठीक है ना, भागीरथी और भीलांगना, याद रखिएगा, भागीरथी और भीलांगना, यहाँ मैं लिखता हूँ भागीरथी और भीलांगना, याद रखिएगा, ये नदी का भी नाम पूछा जाता है। तो टिहरी बांध है भागीरथी और भीलांगना पर, कहाँ पर? उत्तराखंड में। इंदिरा सागर बांध जो है ये कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है,
राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, नाथपा झाकरी बांध जो है ये झेलम नदी पर नहीं है, नाथपा झाकरी बांध जो है ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? देखिए, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, बिल्कुल करेक्ट है ये। केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ये भी सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही दिया गया है। पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, ये गलत है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं नया आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी चावल के उत्पादन में हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, लेकिन अब ये बदल गया है। चावल के यानी कि धान के उत्पादन में पहला स्थान जो है अब तेलंगाना का आ गया है। किसका आ गया है? तेलंगाना का आ गया है, याद रखिएगा। क्लियर ना? अच्छा, मक्का के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, आज हमारा ये 22वां सेशन है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 21 सेशन मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही कथन का आपको चयन करना है, यानी कि सही कथन कौन सा है। देखिए, मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं, ये गलत है। मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मुंद्रा जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में, तो ये गलत हो गया। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल में स्थित है, नहीं, आपने पढ़ा हुआ है केरल में कुंडलकुलम नहीं है, कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, तो ये भी गलत हो गया। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, नहीं, ये भी गलत है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, ठीक है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, और यही आपका सही कथन दिया गया है। नरौरा कहाँ पर है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र तो उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए, मैंने कितने प्रश्न आपके कवर कराए? 4 प्रश्न। एक तो आपको हो गया नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ओडिशा में है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र ये आपका तमिलनाडु में है, और मुंद्रा ताप विद्युत केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, मुंद्रा गुजरात में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करिएगा। देखिए, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो जितने भी आपके भारतीय चित्रकला शैली हैं मैंने आपको बताया था। वारली मैंने ऑलरेडी बताया था कहाँ का चित्रकला शैली है, तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग हमने पढ़ा हुआ है, ये बिहार का है, ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये आपका तंजौर पेंटिंग होगा, ठीक है ना। तंजौर पेंटिंग जिस पर जो है देवी देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तंजौर पेंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया था कब? तो ध्यान रखिएगा, ये 1820 में स्टार्ट किया गया था। 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था आपने पढ़ा हुआ है, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रारंभ किया गया था, और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था, ठीक है। तो 1820 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कुछ मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ आपकी जमींदारी व्यवस्था थी, उनमें से एक मैं बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इजारेदारी प्रथा थी, इजारेदारी, ठीक है, इसके बारे में जानिए। इजारेदारी प्रथा जो थी इसको 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था, ठीक है। अगर पूछा जाए इजारेदारी प्रथा तो याद रखिएगा 1772 में इसको किसने स्टार्ट किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त आपको पता है ना, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद रैयतवाड़ी मैंने अभी बताया 1820 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा।
3 हो गया। उसके बाद देख लीजिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, महालबाड़ी पद्धति। महालबाड़ी पद्धति, ठीक है ना, इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू किया था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में खाली स्थान दिया गया एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सी एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करता है? तो ये आपका क्या है? लोकपाल है। ठीक है ना, लोकपाल। ठीक है, पहले लोकपाल कौन थे? तो पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, अभी लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका नाम है। उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, उनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अजय मानिकराव, अजय मानिकराव खानविलकर, खानविलकर। ठीक है ना, याद रखिएगा, खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर। ये नए लोकपाल का बने हैं, नए लोकपाल के अध्यक्ष। ठीक है ना, बिल्कुल इनका नाम याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा आप, पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था माल्थस ने। किसने किया था? माल्थस ने किया था। क्लियर ना, याद रखिएगा। ठीक है, माल्थस ने पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को विकसित किया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पिछले बार ही जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लिया गया था 2-3 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है ये आपकी स्थापना इसकी हुई थी महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 1975 में। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जापान के टोक्यो में है। तो यहाँ पर टोक्यो जापान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा यह विश्वविद्यालय जो है विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्रों में शोध और प्रशिक्षण संचालित करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका टोक्यो जापान में है। स्थापना इसका 1975 में हुआ था महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? अब देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया गया है। एस.ए. बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस.ए. बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े से पहले रंजन गोगोई थे। ठीक है ना। अच्छा, अभी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हालांकि ये अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है, लेकिन इसी महीने में नवंबर से ये पदभार ग्रहण करेंगे और उनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना है ये। ठीक है ना, जस्टिस संजीव खन्ना। और ये किनका जगह लेंगे? तो ये आपका जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्हीं का स्थान ग्रहण करेंगे और इनका क्रम हो जाएगा 51वां। तो ये भी आप क्रम याद रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? चलिए, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा संगठन जो है भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो चलिए पहले इसका आंसर बताइए। तो ये कौन सा संगठन है फ्रेंड्स? ये आपका VECC, VECC यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। यहाँ पर देखिए हिंदी में दिया गया परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। अंग्रेजी में अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन, यहाँ पर लिखा गया है सेंटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोलकाता में है। क्लियर। अच्छा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे मुंबई में है, आपको याद है। अच्छा, RRCAT यानी कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, राजा रमन्ना, पूरा नाम क्या है? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये मध्य प्रदेश में इंदौर में है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा ये AMD है, AMD है, यानी कि AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका तीसरा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति ये कहाँ पर पाई गई है? तो फ्रेंड्स, ये पाई गई है कहाँ पर? नटराज, ये आपका हड़प्पा पर।
ठीक है, हड़प्पा में। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की, ठीक है ना, नर्तकी की यानी कि स्त्री की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्लियर। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से ही आपको याद होगा फ्रेंड्स, मोहनजोदाड़ो से आपके विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लोथल और रंगपुर, याद रखिएगा, लोथल और रंगपुर से जो है, लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं, ठीक है। और लोथल और कालीबंगन से, लोथल और कालीबंगन से याद रखिएगा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करिए। देखिएगा, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, ये भी प्रश्न जो है 3-4 सेट में रिपीट हुआ है। भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? अच्छा, अभी के परिदृश्य में, अगर अभी के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, परिदृश्य में, तो याद रखिएगा, तो देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा रिजर्व, यानी कि रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में, याद रखिएगा, रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी। तो देखिए रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में आगे उड़ीसा है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा गया है। अच्छा, मसौदा समिति के अध्यक्ष आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसमें उसके बाद इस समिति में अन्य सदस्य थे एन माधवराव, एक नाम हो गया, एक थे टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, 2 नाम हो गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर के एम मुंशी, यहाँ पर डॉक्टर के एम मुंशी का नाम मेंशन है। सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, यहाँ पर भी है सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, ठीक है। तो ये 4 नाम हो गए हैं आपके ना। उसके बाद देखिए एन गोपालास्वामी अयंगर, यहाँ पर दिया गया है, और आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। ये आपके ए बी ठक्कर नहीं थे, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, सदस्य नहीं थे ये। क्लियर। चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन कौन सी इसमें से एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की करती है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह एजेंसी सिंपल सा है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ILO। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पर है, जेनेवा में है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर देखिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMO, इसका फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम, यहाँ पर लिखता हूँ मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका, याद रखिएगा, इसका स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में है, ठीक है। अच्छा, ICAO, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना 1947 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। एक बार मैं और रिपीट कर दूं क्या, चलिए कर देता हूं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948, हेडक्वार्टर लंदन, ठीक है। ICAO, फुल फॉर्म इसका सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट 1947, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। चलिए देखिए, किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? अब आपको देखिए 2018 वाला याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है 2022 वाला। 2022 में आप याद रखेंगे 2022 वाला ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था कतर में, ठीक है ना। और इसमें जीता था कौन, तो अर्जेंटीना विनर रहा था, अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना विनर रहा था। क्लियर, याद रहेगा आपको। अच्छा, पहला जो फीफा विश्व कप हुआ था ये 1930 में हुआ था, और इसमें विनर जो पहली बार बना था ये उरुग्वे बना था, उरुग्वे बना था, ठीक है, याद रखिएगा। 2018 वाला जो अभी प्रश्न में पूछा गया ये रसिया में हुआ था और विजेता इसमें फ्रांस रहा था, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर फ्रांस हो जाएगा, लेकिन 2022 वाला याद रखिएगा विजेता अर्जेंटीना रहा है, कतर में आयोजन किया गया था। अच्छा, 2026 वाला कहाँ पर होगा नेक्स्ट, तो 2026 वाला जो होगा ये कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिएगा, वी वलसारा, यहाँ अंग्रेजी में दिया गया वी वलसारा, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वी वलसारा का संबंध किससे था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये पियानो से संबंधित है, ठीक है ना, पियानो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कार्बन क्रेडिट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। बताइए एक कार्बन क्रेडिट में कितने कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। तो देखिए एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न डायरेक्टली याद रखना आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रश्न को पूरा पढ़िए। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। सही नहीं है यह आपसे पूछा गया है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर 72वां संविधान संशोधन है। ठीक है ना, 72वां संविधान संशोधन। तो देखिए 72वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है। तो फ्रेंड्स ये अनुसूचित जनजातियों को त्रिपुरा का राज्य विधानसभा में आरक्षण की अनुमति देता है। तो ये आपका गलत है। किराया नियंत्रण अधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान, ये आपका 75वां संविधान संशोधन करता है। तो इस तरह से पहला आंसर ही आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है। बाकी देखिए 101वां ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 101वां 102वां है, 101वां वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करना। 61वां मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। कौन सी निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस है ये, कौन सी, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न बनेगा कि देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो निष्क्रिय गैस होती है ये ऑर्गन होती है। ठीक है ना, ये ऑर्गन होती है, याद रखिएगा ये ऑर्गन होती है। ठीक है, अभी जो मैंने प्रश्न आपको पढ़ करके बताया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो ऑर्गन है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन से निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति का है। तो फ्रेंड्स ये आपका रेडॉन है, रेडॉन है। ठीक है ना, रेडॉन है, याद रखिएगा। सभी में से एकमात्र ये रेडियोधर्मी है और यह वायुमंडल में भी मौजूद नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। अच्छा, जो एशियन गेम्स हैं, एशियाई खेल है, सबसे पहले इसका आयोजन भारत में ही किया गया था 1951 में। 1951 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, भारत में। तो एक बार 1951 में हो गया, दूसरी बार देखिए ध्यान दीजिए, दूसरी बार 1982 में भारत में आयोजित किया गया था। तो 2 बार अब तक हुआ है, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात एशियन गेम्स की आई हुई है, तो अभी 2023 में इसका आयोजन किया गया था चीन के होंगजू में। ठीक है ना, 2022 में होना था लेकिन 2023 में आयोजन हुआ था होंगजू चाइना में। अच्छा 2026 में अगला आयोजन होगा इसका जापान में। ठीक है, तो इतना आप जरूर याद रख लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल कोच फैक्ट्री RCF रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है। अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री है जैसे कि आपको चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क ये पटियाला है में है। ठीक है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कपूरथला पंजाब राइट आंसर होगा। ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर में है। ठीक है ना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। तो इतना आप जरूर याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक पूछ रहा है। तो तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक जो होता है बिल्कुल -196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक ना, 195 पॉइंट समथिंग है, 196 आपको सभी जगह मिलेगा। ठीक है, ये तो सेंटीग्रेड में हो गया आंसर। अगर आपसे पूछ ले फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में -321 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अगर केल्विन में पूछ ले तो 77 केल्विन। तीनों तरीके से आप याद रख लीजिए किसका, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक। क्लियर हो गया, तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक पूछा है, अगर आपसे तरल नाइट्रोजन का हिमांक पूछ लेता, हिमांक, तब क्या आंसर देते आप। तो तरल नाइट्रोजन के हिमांक -210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, चलिए चारों कथन को ध्यानपूर्वक पहले आप पढ़िए, फिर आंसर सोच समझ करके कमेंट करिएगा। चलिए देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। और गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, सही है। मिजोरम की राजधानी कोहिमा है, जी नहीं, मिजोरम की राजधानी कोहिमा नहीं है। मिजोरम की राजधानी जो है ये आइजोल है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं दिया गया है। क्लियर, पकड़ में आ गया ना।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने देखिए किस अधिवेशन में किया था, मतलब कहाँ अधिवेशन हुआ था, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए वर्धा में, कहाँ पर, वर्धा में, महाराष्ट्र में पड़ता है। वर्धा में जो है 1942 में, ठीक है ना, वर्धा में 1942 में कांग्रेस के अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और गांधी जी के भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया बॉम्बे में, ठीक है ना। बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए इस शिफ्ट में, देख रहे हैं ना। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी में, ये भी आपका सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। प्रश्न पूछा भी जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था, तो उपगुप्त से लिया था, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। नहीं, गौतम बुद्ध के ये निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि चरक जो थे, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखा है, चरक ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा जो होगा आपका सही नहीं दिया गया है, तो चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है, शाकनाशी और कीटनाशी। तो देखिए यहाँ पर देखिए BHC, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यह आपका कीटनाशी है। 2,4-D ये आपका शाकनाशी है, तो यही वाला आंसर आपका सही होगा। DDT ये आपका कीटनाशी है। एल्ड्रिन ये भी आपका कीटनाशी है। तो शाकनाशी पूछा है तो शाकनाशी 2,4-D होगा, क्लियर, बाकी कीटनाशी हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि इनमें से किसे मलेरिया के संचारण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलेरिया के संचारण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। देखिए ये किया गया था रोनाल्ड रॉस को, ठीक है ना, रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया था, क्लियर, याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस को। कब, तो 1902 में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप कार्ल लैंड स्टीनर का भी नाम देख रहे हैं। ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने किया था, रक्त समूह का, और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कम से कम ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तमस नामक उपन्यास काफी चर्चित उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, ये भीष्म साहनी की है। किसकी है, भीष्म साहनी की। अच्छा खुशवंत सिंह का पूछा जाता है तो ट्रेन टू पाकिस्तान आपको याद होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना, और द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन और ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हीं की रचना है, खुशवंत सिंह की। अच्छा आर.के. नारायण का भी पूछा जाता है तो गाइड आपको याद होगा, आर.के. नारायण की रचना गाइड, ठीक है ना। और एक और याद रखिएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, ये आर.के. नारायण की ही रचना है, दोनों याद रखिए, गाइड और स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तमस भीष्म साहनी का होगा। देखिए उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है। तो देखिए कालाहारी मरुस्थल भारत में थोड़ी है, भारत में गलत हो गया, ठीक है ना। कालाहारी कहाँ पर है, अफ्रीका में पड़ता है, तो यहीं गलत हो गया, यहीं सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए ग्रेट विक्टोरियन ये ऑस्ट्रेलिया में है, और एक गिब्सन मरुस्थल भी है, गिब्सन भी है ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है, याद रखिएगा। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, सहारा अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है, तो गलत है कालाहारी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, मतलब कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो देखिए दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से है, ईरानी कप भी क्रिकेट से है, और देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, क्लियर, संतोष ट्रॉफी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, थोरियम का अयस्क बताइए। देखिए पिच ब्लेंड जो है ये आपका किसका, यूरेनियम का है। उसके बाद देखिए कार्नोटाइट भी यूरेनियम का है, दोनों याद रखिएगा यूरेनियम के हैं। यहाँ पर मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाली स्थान दिया गया एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं, रोआ होता है, जिसको मतलब रोआ होता है, और जैसे ही आप छुएंगे ना उसके छू जाने से आपको काफ़ी दर्द महसूस होगा। तो वही पूछा गया है खाली स्थान देख करके, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनते हैं। तो ये नेटल है, बिच्छू बिट्टी इसको कहा जाता है, और इसमें जो है
कौन सा एसिड पाया जाता है जिसके कारण ये दर्द होता है? तो ये मेथोनोइक एसिड के कारण होता है, मेथोनोइक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। बिल्कुल, लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था फोर्ट विलियम का कॉलेज। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, और क्यों करवाया था तो ये भी जान लीजिएगा। ये करवाया था किस लिए? तो जो आपके नागरिक सेवा में जो भर्ती नवयुवक थे उनके प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ दिया गया था? तो ये गांव कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये गांव आपका गोविंदपुर था। गोविंदपुर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, देखिएगा कि फलों में जो फ्रूट्स हैं, मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? बताइए, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स, ये शर्करा आपका फ्रक्टोज है। कौन सा है? फ्रक्टोज है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति की क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? बताइए, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो कौन सा है? तो देखिए, ये आर्टिकल आपका 72 है। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, आर्टिकल 123 भी राष्ट्रपति से संबंधित है। ये आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। अच्छा, आर्टिकल 50 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होगा। आर्टिकल 50 क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, और ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। ठीक है, इतना याद हो गया। आर्टिकल 65 क्या है? तो आर्टिकल 65 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि देखिए कि राष्ट्रपति की पद में जो आकस्मिक रिक्ति होती है उस दौरान उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसकी कृत्यों का निर्वहन करेगा। क्लियर? तो सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? अच्छा, चंद्रयान 3 भी आप याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और चंद्रयान 2 को 2019 में 22 जुलाई के दिन। क्लियर? याद रहेगा। श्रीहरिकोटा, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि देखिए अगला प्रश्न है कि कामागाटा मारू एक खलेज संदेह के वाष्प शक्ति चालित जलयान था। मतलब किस देश का जलयान था, ये पूछा गया है। कहाँ का था? कनाडाई था, जापानीज था, चाइनीज था या ब्रिटिश था? तो देखिए, कामागाटो मारू जहाज आपने पढ़ा हुआ है। कभी कभी तो पूछा जाता है कि कामागाटो मारू क्या था? तो एक जहाज था। ठीक है, एक जापानी जहाज था। और देखिए, बाबा गुरुदत्त सिंह ने, याद रखिएगा, बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था। बाबा गुरुदत्त सिंह ने, इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, यानी कि आवरण नहीं होता है? तो सिंपल सा बात है, अनावृत बीजी हैं ये, जिम्नोस्पर्म इसको बोलते हैं। अंग्रेजी वाला टर्म इस समय याद रखिएगा। कभी कभी अनावृत ना दे करके जिम्नोस्पर्म दे देगा, तब जिम्नोस्पर्म दे देगा तब क्या करिएगा? जिम्नोस्पर्म जब दे देगा तब क्या करिएगा? तो इसीलिए दोनों टर्म याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये जिम्नोस्पर्म होगा, और जिसके आवरण सहित होता है, जिसमें आवरण होता है उसको आवृत बीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। चलिए, देखिए, आयोडीन खाली स्थान दिया गया, किस संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका थायरॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अधिक आवश्यक है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज किसका है? महात्मा गांधी का है। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक पूछा जाता है द इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू का पुस्तक याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग। ठीक है ना, द ब्रोकन विंग पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, किसी एक ग्रुप में। सेशन हमारा आज यहीं समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।